स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से छत्तीसगढ़ी लोकगीत का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने जो है पढ़ लिया है और उसका वीडियो जो है जा कर के आप देख सकते हैं। ये जो है पार्ट 2 हम इसका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। पार्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे मिलेंगे जिसमें चित्रों की रचना हुई है। कथात्मक गीतों में यह बात निश्चित रूप से होती है। जो लोकगीत हैं उसमें क्या होता है, ऐसे बहुत से लोकगीत हमको देखने को मिलते हैं जिसमें चित्रों की रचना हुई है। जो चित्र होते हैं उसकी रचना भी लोकगीतों में हमको देखने को मिल जाता है। और कथात्मक जो गीत हैं, जो कथा वगैरह में जो गीत गाया जाता है, उसमें जो बात है वो निश्चित रूप से होती है। लोक गीतकार चित्रों की रचना इस तरह करते हैं कि श्रोताओं को वह घटना अपनी आंखों के समान घटती सी प्रतीत होती है। वो जो है लोकगीतों की रचना कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जब आप उनको जो है सुनते हो तो ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें हैं वो आपके आंखों के सामने घटित हो रही है। आपको उसका जो इमेज है वो आपके सामने आ जाता है। पंडवानी की इन पंक्तियों को बतौर उदाहरण रख सकते हैं। यहाँ पर पंडवानी की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, उसमें चलिए देखते हैं। रानी के न्योता कीचक पावै जी, साजे सिंगार राजा चलत हावै ना, माथे म मुकुट राजा बांधत हावै जी, काने म कुंडल राजा पहिरत हावै जी, गले म गजमुक्ता के हारा सोहै जी। इसमें बताया ये जा रहा है कि इन पंक्तियों में विराट राजा बाहुबल के साले और राज्य के सेनापति कीचक के उस श्रृंगार का चित्रात्मक वर्णन है जिसे उसने द्रौपदी के कक्ष में जाते समय धारण किया था। तो देख सकते हैं, समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा आप लोग कि इसमें वास्तव में बताया क्या जा रहा है। इस लोकगीत में जो है एक जो चित्रात्मक जो प्रस्तुति है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। किसका प्रस्तुति? जो जो एक श्रृंगार है उसका जो चित्रात्मक जो प्रस्तुति है वो इस लोकगीत के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य में लोकगीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। कहने का अर्थ ये है कि लोकगीतों में जो है चित्रों को भी इस प्रकार से दिखाया जाता है, इस प्रकार से आपको बताया जाता है ताकि वो आपको ऐसे लगे जैसे वो सच में आपके सामने हो रहे हों। आगे पढ़ते हैं। लुहंगी सांप सलगनी, हाथी हदबद, गदहा गदबद, घोड़ा सरपट, पैदल रटपट, सेना करीन पयान। चूंकि लोक प्रवृत्ति मुक्ति की हामीदार है और मोक्ष की नहीं, अतः लोक साहित्य में आए चमत्कार देवता लोक की भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये जो लोकगीत है वो किसी देवता है उसको जो है भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले यहाँ पर बताए जा रहे हैं। गोपालक जाति बांस गीत गाती है, जो एक बांस गीत होता है उसको यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। पहली धरती औ पीरथी, दूसर बंदव अहिरान, तीसर बंदव गाय भैंसाला, कांटे चोला के अपराध, चौथा बंदव नोई कसेली, राउत के करे प्रतिपाल, पांचहे बंदव अहिर पिलोना, जन्मे हैं गोपी ग्वाल। तो ये दिया गया है, तो इसका चलिए भावार्थ यहाँ पर समझते हैं। पहले धरती को प्रणाम करता हूँ, दूसरा प्रणाम सभी अहिरों को, तीसरा प्रणाम गाय भैंसों को करता हूँ जिसकी सेवा से पाप जो है कट जाते हैं। तो ये जो दिया गया है उसका भावार्थ है और इसको समझते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं पहला प्रणाम धरती को करता हूँ, जो दूसरा प्रणाम है वो अहिरों को। फिर क्या बोलता है, और जो तीसरा प्रणाम है मैं किनको करता हूँ, गाय भैंसों को करता हूँ। ये जो गोपालक जातियाँ हैं, यानी कि जो है गाय बैल जो पालते हैं और उसके लिए यहाँ पर जो गोपाल होते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके लिए जो है बताया जा रहा है। और क्या है, जो ग्वाले रहते हैं, सॉरी मैं जो है बोल रहा था, जो ग्वाले हैं उनके लिए जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो है बोलते हैं कि मैं तीसरा प्रणाम किसको करता हूँ, गाय भैंसों को करता हूँ जिसकी सेवा से सारे पाप जो है कट जाते हैं। चौथा प्रणाम नोई कसेली, नोई मतलब जो गाय को बांधने की रस्सी होती है उसको बोला जाता है नोई, और कसेली यानी कि दूध जो
उसमें पकड़ते हैं उसका बर्तन, उसको जो है कसेली बोला जाता है, जिससे मेरी क्या चलती है, आजीविका चलती है। 5वें यादव कुल को प्रणाम करता हूँ, जिसमें श्री कृष्ण और गोपी ग्वालों को का जो है जन्म हुआ था। तो ग्वालों के लिए जो है जो गीत है वो यहाँ पर गाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतराही जाने से पहले राउत जो होते हैं अपने घर का भार अपने गृह देवता पर इस तरह डालता है जैसे उसके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो। मतराही यानी कि जो मातर पर्व होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मातर पर्व होता है तो जो राउत होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, मातर मनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब वो जो है जाते हैं तो वो अपने घर की देखरेख करने का जो दायित्व है किसको, अपने घर के जो देवी देवता है उसको सौंपते हैं, और इस तरह सौंपते हैं जैसे वे उनके घर के क्या हो, बड़े बुजुर्ग हों। और बोलते हैं कि बोकरा लेबे के भेड़ा रे, या लेबे रकत के धार, मैं जावत हूँ मतराही, तोला लगे है घर के भार। तो यहाँ पर इसका भावार्थ समझते हैं कि हे गृह देवता, वो अपने गृह देवता को जो है संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गृह देवता, तुम चढ़ावे के रूप में चाहे तो बकरा ले लो चाहे तो भेड़ ले लो। यहाँ पर बोकरा या फिर भेड़ा यानी कि भेड़ या बोकरा और जो होता है बकरा उसको बोला जा रहा है, और फिर मेरे रक्त की धार ही ले लो, और क्या जो है आप मेरे रक्त की धार ले लो। चूंकि मैं मतराही जा रहा हूँ यानी कि मातर पर्व मनाने जा रहा हूँ, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब क्या है, तुम्हारी है। ऐसा करके ये जो है अपने घर के देवी देवताओं को क्या करते हैं, उनको अपने घर का भार जो है सौंपते हैं। आई होप आप जो है इसको समझ रहे होंगे। फिर क्या होता है, लोक गीतकारों ने संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए इसी तरह जगत को सत्य माना है। हरदाही गीत, ये पंक्तियां दिव्य दृष्टव्य है, देखते हैं चलिए। खेल ले गोंदा जियत भर ले, ये चोला नहीं आवे घेरी बेरी। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से बताया गया है कि खेल ले गोंदा जियत भर ले, ये चोला नहीं आवे, मतलब अच्छे से आप जो है अपना जीवन जी लो, ये जो जीवन है बार बार नहीं मिलता। कुछ इस प्रकार से इसका क्या है, भावार्थ है। लोकगीतों में विरोध का स्वर व्यंग में फूटता है। जमींदारी प्रथा से पीड़ित व्यक्ति अपने विरोध का प्रकट करने का मौका ही ढूंढ लेता है। और लोकगीतों में क्या है, जो विरोध जो होता है किसी भी चीज का विरोध, वो भी हमको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो जमींदारी प्रथा है उससे पीड़ित व्यक्तियों का विरोध भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और मड़ई के समय राउत अपने दोहे में ठाकुर को भी नहीं बख्शता, यानी कि जो गांव का मुखिया जो ठाकुर होता है उसको भी उसका क्या करते हैं, वो जो है विरोध करते हैं। चलिए देखते हैं कि गाय बैला के सिंगमा मैं हा देखाऊं माटी, ठाकुर पहिरे है सोन चांदी ठाकुराइन पहिरे घाटी। और इस तरह एक दोहे का उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे मालिक लिए दिए तैसे देबो आशीष। तो यहाँ पर आप समझने का, यहाँ पर बताने का प्रयास ये है कि इसमें जो है जमींदारी जो प्रथा है या फिर जो विरोधी जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए ये जो उदाहरण है आपको, ये जो दोहे हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जैसे मालिक दिए लिए दिए तैसे देबो आशीष, तो इस प्रकार से इसका समझते हैं। इस पंक्ति में लिए दिए और तैसे देवो शब्द का एक विशिष्ट संबंध से व्यंग्यात्मक प्रकट करते हैं। यदि ठीक ठाक लिया गया है तभी हृदय से आशीर्वाद मिल सकता है, वरना नहीं। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर एक जो विरोध जो भाव है वो इन गीतों के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक साहित्य में अपने परिवर्तन में ही विकास पाता है, वह इतिहास का हम कदम होता है। लोक गीतकार जब अपने युगबोध का स्वर देता है तब पीपर के पाना हलर हैया, अंग्रेजवा के राज कलर कैया, या नरवा के तीर दिखत है हरियर, टोपी वाला नहीं दिखे बंदे हो नरियर। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है लोक साहित्य में उसका विकास भी इसमें हमको देखने को मिल जाता है। इसका भावार्थ कुछ इस तरह है कि नदी के किनारे हरे भरे हो गए हैं, मुझे टोपी वाला नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने नारियल के साथ क्या की है, मन्नत मांगी है। तो जो ऊपर जो पंक्तियां दी गई थी वो इसका क्या है, भावार्थ है। जैसी रचनाएं लोग जीवन को आंदोलित करने लगती है, तो आंदोलन का जो भाव होता है और जो विरोधी जो भाव होता है, सभी प्रकार के भावों को लेकर के जो है लोकगीत चलता है। इसमें जो है आपको दुख सुख हंसी खुशी विरोधी और सारी जो चीजें हैं वो लोकगीतों के माध्यम से आपको सामने रखी जाती है। नाचा गम्मतों में लोक गायक ज्वलंत समस्याओं को लेकर के
जीवंत अभिव्यक्ति देते हैं। जैसे गाँव-गाँव में जो है नाचा होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसमें जो वर्तमान समय में जो चल रही जो समस्याएँ हैं, उनको जो है उस टॉपिक पर लेकर के वो जो है क्या गाते हैं, लोक गायन किया करते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के माध्यम से हम यहाँ के समग्र लोक जीवन और लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अपने जो लोक संस्कृति है, जो लोक जीवन है, उसको हम लोकगीतों के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है, जो कोष्ठक में दिए गए जो भावार्थ हैं, रचना नहीं, मतलब इसे विद्यार्थियों को समझने के लिए लिखा गया है। जितने भी हम इस पाठ में भावार्थ पढ़े हैं, वो उसका असल मतलब मीनिंग नहीं है, उसको जो है आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा था। तो ये था हमारा आज का जो पार्ट 2, यहीं पर जो है समाप्त होता है और यहीं पर ये जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत का जो पाठ है वो यहीं पर आज समाप्त होता है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।